कहानी साउथ पैसिफिक ओशन में शुरू होती है, जहाँ एकेडमिक व्लादिस्लाव वोल्कोव नाम का एक बहुत बड़ा और टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड रशियन रिसर्च वेसल मेयर स्पेस स्टेशन से कम्युनिकेट करते हुए दिखाया गया है। यह शिप कोई आम रिसर्च वेसल नहीं है, यह साइंटिफिक लैब और टॉप टियर रशियन इक्विपमेंट से भरा हुआ है जो स्पेस कम्युनिकेशन और डेटा एनालिसिस के लिए डिजाइन किए गए हैं। अचानक गहरे स्पेस से एक अजीब सी चमकती हुई एनर्जी मीर स्टेशन की ओर आने लगती है। शिप पर मौजूद साइंटिस्ट रोशनी को नोटिस करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कुछ ही सेकंड में चमकती हुई एनर्जी बिजली की तेजी से टकराती है, जिससे मीर के सिस्टम पूरी तरह से जल जाते हैं और शिप पर मौजूद सभी लोग मर जाते हैं। यही एनर्जी जैसे ही गुजरती है नीचे धरती की ओर रीडायरेक्ट हो जाती है। धरती पर वोल्कोव पर सवार क्रू का अचानक मिरर से कॉर्नर टिकट टूट जाता है। आसमान से एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल सर्ज नीचे आता है जो वोल्कोव के एंटीना से टकराता है और शिप को बुरी तरह डैमेज कर देता है। साइंटिस्ट में से एक नादिया नोटिस करती है कि उनके कंप्यूटर सिस्टम पर कब्जा किया जा रहा है, डेटा चोरी हो रहा है और पूरा सिस्टम हाईजैक हो गया लगता है। लेकिन आगे क्या होता है यह नहीं बताया गया है। 7 दिन बाद हमें सी सटार नाम के एक टूटे फूटे टगबोट से मिलवाया जाता है जो उसी खतरनाक पानी में चल रहा है। क्रू एक बड़े कार्गो बार्ज को एक खतरनाक तूफान में खींचने के लिए संघर्ष कर रहा है। लहरें जोर से टकराती हैं जिससे बार्ज में पानी भर जाता है और दोनों जहाज डूबने का खतरा होता है। कैप्टन रॉबर्ट एवर्टन एक जिद्दी और इमोशनली टूटा हुआ आदमी है। जब क्रू मेंबर में से एक स्टीव बेकर अपने जहाज को बचाने के लिए टोल लाइन काटने का सुझाव देता है तो एवर्टन मना कर देता है। उसने और उसके बेटे ने उस कार्गो में अपना सब कुछ लगा दिया था। स्टीव उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने लाइन नहीं काटी तो वे सब डूब जाएंगे। जब एवर्टन कंट्रोल करने के लिए बंदूक निकालता है तो स्टीव उसे धोखा देता है, लेकिन इससे पहले की बात बढ़ती टो लाइन अपने आप टूट जाती है और कार्गो जहाज समुद्र में खो जाता है। एवर्टन हार मान लेता है जबकि स्टीव उसे चेतावनी देता है कि वह उसे फिर कभी धमकी न दे। स्टीव और एवर्टन के अलावा क्रू में वुड्स भी शामिल हैं। किको, रिची, जूलियो और केली फोस्टर नाम की एक काबिल नेविगेटर। कार्गो खोने के बाद वे टग को दूसरी तरफ मोड़ने और तूफान से बचने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह नुकसान साफ हो जाता है। टग बोट में पानी भर रहा है। उन्हें निचले हिस्से में एक छेद दिखता है और कोई जल्दी ठीक न होने पर वे मदद के लिए रेडियो करते हैं, लेकिन समुद्र में बहुत दूर होने की वजह से कोई जवाब नहीं आता। तभी उन्हें रडार पर एक बहुत बड़ा जहाज दिखता है। यह वुलोव है। क्रू कई बार जहाज से रेडियो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। चुप्पी के बावजूद वे मदद या रिसोर्स ढूंढने की उम्मीद में जहाज के पास जाने का फैसला करते हैं। कम्युनिकेशन की कमी डरावनी लगती है, लेकिन वे फिर भी आगे बढ़ते हैं। एवर्टन, जो पैसे की बर्बादी की वजह से हार मानने ही वाला था, जब उसे जहाज के खराब होने के बारे में बताया जाता है तो वह अपना मन बदल लेता है। समुद्री कानून के मुताबिक किसी छोड़े हुए जहाज को बचाने से ढूंढने वालों को उसकी कीमत का एक हिस्सा मिल सकता है। वुलोव के साइज और मकसद को देखते हुए क्रू का अंदाजा है कि उनमें से हर एक 4 मिलियन लेकर जा सकता है, लेकिन फोस्टर को शक है इतने एडवांस्ड शिप को पूरी तरह से क्यों छोड़ा जाएगा। वोल्कोव को एक्सप्लोर करने पर वह बहुत बुरी हालत में था। अंदर का हिस्सा टूटा हुआ था, इक्विपमेंट खराब थे, खून के धब्बे थे और किसी क्रू का कोई निशान नहीं था। शिप में एकदम सन्नाटा था, उसकी पावर पूरी तरह से चली गई थी। फोस्टर को अंदाजा था कि शायद शिप पर बिजली गिरी होगी, लेकिन फिर वह एक डरावना सवाल उठाता है, लाशें कहाँ हैं? एवर्टन पैसे कमाने का मौका देखकर क्रू को शिप को पास के पोर्ट पर वापस लाने का ऑर्डर देता है। स्टीव और जूलियो शिप की पावर ठीक करने का काम करते हैं और जल्द ही वोल्कोव फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। फोस्टर नोटिस करती है कि शिप के कंप्यूटर अपने आप काम कर रहे हैं, भले ही कंट्रोल में कोई नहीं है। वह एवर्टन को इसकी रिपोर्ट करती है, लेकिन वह उसकी चिंताओं को अनसुना कर देता है। इस बीच शिप के चारों ओर सिक्योरिटी कैमरे एक्टिव हैं और ऐसा लगता है कि कोई या कुछ उन्हें कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही क्रू वुलोव को चलाने की तैयारी कर रहा था, उसका एंकर अजीब तरह से गिर गया, जिससे वह उनके टगबोट पर गिर गया और उसे इतना नुकसान हुआ कि उसे ठीक नहीं किया जा सका। इस अफरा तफरी में हिको के पैर में चोट लग गई और स्टीव उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। वे उसे वुलोव पर ले आए। वह घबराया हुआ था और उसे यकीन नहीं था कि एंकर गलती से गिरा या कोई उस पर है। जैसे ही यह घटना हुई, स्टीव डेक पर भागा, लेकिन जूलियो अभी भी इंजन रूम में था। स्टीव ने तुरंत उससे संपर्क किया, उसे बताया कि उनका टगबोट डूब गया है और उसे चेतावनी दी कि इस रहस्यमयी जहाज पर कोई और भी हो सकता है। स्टीव इस बात से बहुत गुस्से में था कि क्या हुआ था, लेकिन अपने गुस्से के बावजूद वह और क्रू ओरिजिनल प्लान पर चलते रहे। इस बीच हिको को मेडिकल बे ले जाया गया, जहां फोस्टर ने उसकी चोटों का इलाज शुरू किया।
लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कमरे का एक लॉकर चरमराया और एक नकाबपोश औरत अचानक बाहर निकली और उन पर बंदूक से गोली चला दी। किस्मत से क्रू में से किसी को गोली नहीं लगी। मौके का फायदा उठाते हुए स्टीव ने उसे पकड़ा और सिर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर दिया। जब कैप्टन को पता चला कि जहाज पर कोई जिंदा है तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि समुद्री कानून के मुताबिक अगर जहाज पर एक भी आदमी जिंदा है तो उसे छोड़ा हुआ नहीं माना जाता, जिसका मतलब था कि कोई बचाने का हक नहीं, लाखों नहीं, कोई पेमेंट नहीं। क्रू ने औरत के बैग की तलाशी ली और अंदर कई हथियार मिले। इससे तुरंत गंभीर सवाल उठे, इतने बड़े जहाज पर अकेली वही जिंदा क्यों है और बाकी क्रू का क्या हुआ? इस बीच नीचे रिची और वुड को एक ऐसी जगह मिली जो हथियारों को रखने की पूरी जगह जैसी दिखती थी। रिची, जो कभी मिलिट्री में था, उन्हें मिली चीजों की अहमियत समझता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह जितने हथियार उठा सकता था उठा लेता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं उन्हें एक मिसाइल रूम मिलता है, एक डरावना हाई सिक्योरिटी एरिया जो वुड्स को डरा देता है। वह साफ तौर पर अनकंफर्टेबल है और वहां से जल्दी निकलना चाहता है, लेकिन रिची बहुत क्यूरियस है, उसे जवाब चाहिए। वह जानना चाहता है कि असल में यहाँ क्या हुआ था। अचानक उन्हें कुछ सुनाई देता है। एक मैकेनिकल आवाज हॉल में गूंजती है और एक छोटा इलेक्ट्रिक पावर्ड रोबोट उनके पास से गुजरता है। चौंक कर रिची अपने आप गोली चला देता है और उसे खत्म कर देता है। वे आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे चैम्बर में पहुंचते हैं जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हर जगह मशीनें हैं, सभी काम कर रही हैं, लेकिन एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा है। इससे भी बुरी बात यह है कि ये मशीनें पूरी तरह से अपने आप काम करती हुई लगती हैं, पार्ट्स जोड़ रही हैं, ऐसे चल रही हैं जैसे किसी मिशन पर हों। कुछ रोबोट तो इंसानी टिश्यू से बने हुए भी लगते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई डरावना एक्सपेरिमेंट या सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे ही वे इस अजीब और परेशान करने वाली जगह को देखने की कोशिश करते हैं, रिची उस एरिया की मेन पावर बंद कर देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद सिस्टम अपने आप वापस चालू हो जाते हैं और फिर अचानक एक छोटा रोबोटिक डिवाइस जिसमें एक नेल गन लगी थी उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। रिची ठीक समय पर रास्ते से हट जाता है, लेकिन वुड्स इतना लकी नहीं है। एक कील सीधे उसके कंधे में धंस जाती है और जितनी जल्दी हो सके कमरे से भागने की कोशिश करते हैं। उस बेहोश औरत को देखकर जिसने पहले उन पर हमला किया था, स्टीव को चिंता होने लगी। अगर वह यहाँ थी तो और भी हो सकती है। उसने जल्दी से जूलियो को दरवाजे बंद करने और अलर्ट रहने की चेतावनी दी, लेकिन फिर स्टीव का उससे सारा कॉन्टेक्ट टूट गया। स्टीव को यह नहीं पता था कि जब जूलियो कंट्रोल रूम में था तो उसने देखा कि बिजली के तारों का एक गुच्छा फर्श में एक अंधेरे छेद में गायब हो रहा है। उत्सुकता में वह उसे देखने गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर झुका, अंधेरे से कुछ बाहर निकला और उसे अंदर खींच लिया। डेक पर वापस आकर स्टीव ने रिची और वुड्स को कंट्रोल रूम में मिलने के लिए कहा, लेकिन जब वे पहुंचे तो वुड्स को बुरी तरह घायल देखकर वह चौंक गया। वे दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन स्टीव ने जो देखा वह देखकर वह हैरान रह गया। कंट्रोल रूम का दरवाजा बाहर से वेल्ड करके बंद किया गया था। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। जूलियो कहीं दिख नहीं रहा था। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने दूर एक परछाई जैसी चीज देखी और अचानक गोलियों की आवाज आने लगी। स्टीव, रिची और वुड्स छिपने के लिए कूदे। गोली लगने से बाल बाल बचे। इस बीच पहले वाली नकाबपोश औरत को होश आ गया था। उसका नाम नादिया था, एक साइंटिस्ट जिसे हमने फिल्म के शुरुआती सीन में थोड़ी देर के लिए देखा था। एक हफ्ते से ज्यादा समय तक फंसी रहने के बाद भी कांपती और भूखी नादिया ने तुरंत दूसरों को चेतावनी दी, जहाज की बिजली बंद कर दो वरना सब खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि उसका क्या मतलब है। तो कैप्टन उससे जवाब मांग रहा था, तुम्हारे बाकी क्रू कहाँ हैं? नादिया ने उसकी तरफ देखा और साफ साफ कहा, वे सब मर चुके हैं। जब उसे मौका मिला तो उसने कैप्टन को धक्का दिया और भाग गई। फोस्टर ने उसका पीछा किया और थोड़ी दूर पर उसे पकड़ लिया। उसने नादिया को शांत करने की कोशिश की। उससे धीरे से पूछा, मुझे सब कुछ बताओ, असल में यहाँ क्या हुआ था? नादिया, जो साफ तौर पर हिल गई थी, आखिरकार खुल गई। 8 दिन पहले हम सिर्फ स्पेस स्टेशन से बात कर रहे थे और फिर स्पेस से कोई अनजान चीज हमसे टकराई। जो भी था वह जहाज पर आ गया। पहले तो हमें लगा कि यह सिर्फ सिस्टम में खराबी है, इसलिए हमने सभी ट्रांसमीटर बंद कर दिए। लेकिन फिर जहाज के कंप्यूटर अपने आप काम करने लगे। यह चीज जो भी थी हमारा सारा डेटा एब्जॉर्ब करने लगी, हमसे सीखने लगी, ये पता लगाने लगी कि हमें कैसे मारना है। सिर्फ वह और उसका पति एलेक्सी कुछ समय तक बच गया था। उन्होंने हर केबल, हर कनेक्शन काटने की कोशिश की। फोस्टर को पहले तो उस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच तो इससे भी बुरा था। ये कोई आम मशीनें नहीं थीं। नादिया जिस बारे में बात कर रही थी वह बिल्कुल भी मैकेनिकल नहीं थी। यह एनर्जी का एक रूप था, कुछ जिंदा, कुछ जिसमें चेतना थी, और इसे होने के लिए एक चीज की जरूरत थी, बिजली। ये बिजली की लाइनों, मशीनों, यहाँ तक कि कंप्यूटरों से भी गुजरती थी, एनर्जी से चलती थी। भले ही नादिया सच कह रही थी
कोई भी उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उसे दोबारा हमला करने या भागने से रोकने के लिए कैप्टन हिको और फोस्टर ने उसके हाथ बांध दिए। कैप्टन को अभी अभी पता चला था कि जूलियो गायब हो गया है और अब उसका सब्र जवाब दे रहा था। गुस्से में उसने नादिया पर बंदूक तान दी और उसे धमकाते हुए पूछा कि उसका क्रू मेंबर कहाँ है। उसने उस पर जहाज के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया, लेकिन फोस्टर ने बीच में आकर उसे रोक दिया। ठीक उसी समय स्टीव, रिची और वुड्स उस आदमी की बॉडी वापस लाए जिसने उन पर हमला किया था। बस वह असल में आदमी नहीं था। उसकी बॉडी लगभग पूरी तरह से मैकेनिकल थी और कुछ ही हिस्से इंसानी बचे थे। ये कुछ और था, किसी तरह का एडवांस्ड बायोमैकेनिकल हाइब्रिड। बॉडी को घूरते हुए फोस्टर ने नादिया की ओर मुड़कर उससे आखिरकार सब कुछ समझाने को कहा। नादिया ने गहरी सांस ली और शुरू किया। उसने कहा कि जब एलियन उनके जहाज पर आया तो उसने पूरा कंट्रोल कर लिया। उसने जहरीली गैस छोड़ी जिससे क्रू के कई लोग मारे गए। फिर क्योंकि उसका अपना कोई फिजिकल रूप नहीं था, उसने अपनी तरह की बॉडी बनाना शुरू कर दिया। पहले उसने छोटी मशीनें, बेसिक वर्कर बॉट्स बनाई। फिर उसने इंसानी बॉडी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मांस को मेटल के साथ मिलाकर कुछ और भी डरावना, एक सिंथेटिक आर्मी बनाने के लिए। इसके पीछे की टेक्नोलॉजी इंसानी समझ से परे थी। जो कुछ बचे थे उन्हें आखिरकार इन बड़े मैकेनिकल जीवों ने ढूंढकर मार डाला और उनके सामने जो लाश पड़ी थी वह इलेक्सी की थी, नादिया का पति। लेकिन कैप्टन ने इस पर यकीन करने से मना कर दिया। उसने दावा किया कि नादिया और उसकी टीम इंसानों पर अजीब एक्सपेरिमेंट कर रही थी और अब जब सब कुछ गलत हो गया था तो वह इसे छिपाने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वे और बहस कर पाते, एक जोरदार तूफान आने लगा। अगर उन्हें जिंदा रहना था तो उन्हें जहाज को तेजी से चलाना था, लेकिन इंजन अभी भी ऑफलाइन थे, इसलिए वे सब उन्हें फिर से चालू करने के लिए डेक के नीचे गए। लेकिन जैसे ही वे निचले लेवल पर पहुंचे, एक बहुत बड़ी मशीन ने हमला कर दिया। तभी उन्होंने जूलियो को देखा, सिवाय इसके कि वह अब खुद नहीं रहा था। उसकी लाश मेटल और तारों से जुड़ गई थी। वह एक साइबोरग में बदल गया था। हमले में वुड्स बेरहमी से मारा गया। वे डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने की उम्मीद में कम्युनिकेशन रूम की तरफ भागे, लेकिन नादिया और एलेक्स ने पहले ही ट्रांसमीटर खराब कर दिए थे ताकि एलियन अपना सिग्नल न फैला सके। रिची ने इक्विपमेंट ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन ने अचानक उसे तोड़ दिया, जिससे उसके असली इरादे पता चल गए। वह खुद जहाज लाना चाहता था और इनाम लेना चाहता था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि सबकी जान खतरे में है। बस यही आखिरी तिनका था। फोस्टर ने उसे जोर से मुक्का मारा और कहा, अब तुम कैप्टन नहीं हो। पास में रिची ने एक काम करता हुआ कंप्यूटर देखा। उसे एहसास हुआ कि अगर यह एलियन जहाज में हर जगह है तो शायद वे उससे बात कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि वह असल में क्या चाहता है। उसने कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश की। एलियन ने ठंडा जवाब दिया, तुम इस ग्रह के लिए खतरा हो, एक वायरस की तरह इंसानियत को खत्म कर देना चाहिए। उसने बताया कि उसे इंसानी शरीर के पार्ट्स, दिमाग, रीढ़ की हड्डी, हाथ, पैर चाहिए। रिची का चेहरा पीला पड़ गया। वे उसके लिए स्पेयर पार्ट्स के अलावा कुछ नहीं थे। उसने कहा कि इसका मतलब सिर्फ एक ही बात है, अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। लेकिन यह एलियन स्मार्ट था। वह जहाज के सिक्योरिटी कैमरों से उन्हें लगातार देख रहा था। स्टीव एक नतीजे पर पहुंचा, हमें जहाज को डुबाना होगा। जूलियो की डरावनी हालत से हिलकर रिची घबरा गया और उसने अकेले भागने का फैसला किया। उसने ग्रुप छोड़ दिया और अपने रास्ते चला गया। कैप्टन, जो अभी भी पैसे का दीवाना था, पीछे रह गया। आखिरी बार हताश होकर कैप्टन ने एलियन के साथ दोस्ती करने की कोशिश की। वह उसे नीचे के डेक पर ले गया। वहां उसने देखा कि वह तेजी से और अच्छे से काम कर रहा है, मरे हुए लोगों की बॉडी को काट रहा है और सिंथेटिक सैनिक बना रहा है। उसने उसे आगे आने का इशारा किया और आगे क्या हुआ हम नहीं देखते, लेकिन हम जानते हैं कि यह अच्छा नहीं था। इस बीच स्टीव, नादिया, फोस्टर और हिको को दरवाजे का एहसास हुआ। उनके आसपास की जगहें वेल्ड की जा रही थीं। मशीनें उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही थीं और अंदर जाने के बजाय वे ऊपर की ओर भागे, लेकिन जहाज अब तूफान के बीच में फंस गया था। दूसरी तरफ रिची मिसाइल रूम में पहुंच गया था। घबराया हुआ और हताश होकर उसने जितने हो सके उतने एक्सप्लोसिव इकट्ठा कर लिए। वह यहाँ मरने के लिए तैयार नहीं था। इस अफरा तफरी में हिको भी मारा गया और फिर कैप्टन वापस आया, लेकिन वह अब इंसान नहीं था। वह उनमें से एक बन गया था। उसने बचे हुए क्रू पर हमला कर दिया। उन तीनों ने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया और आखिर में नादिया कैप्टन के मैकेनिकल शरीर के अंदर एक ग्रेनेड लगाने में कामयाब रही। कुछ सेकंड बाद वह फट गया। सब कुछ देखने के बाद नादिया ने एक हताश करने वाला तरीका सुझाया, हमें इंजन रूम में डीजल भरना होगा। एक चिंगारी और पूरा जहाज फट जाएगा और डूब जाएगा। कोई बेहतर ऑप्शन न होने पर बचे हुए क्रू, स्टीव, फोस्टर और नादिया डेक के नीचे गए और जहाज के निचले डिब्बों में डीजल पंप करना शुरू कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। इससे पहले जब एवर्टन ने अपना दिमाग मशीन को दिया तो उसे सब कुछ पता चल गया था, जिसमें उनका प्लान भी शामिल था। एलियन इंटेलिजेंस ने उन्हें रोकने के लिए एक बहुत बड़ी मशीन भेजी। तभी रिची
रिची, जो अकेले भागने का प्लान बना रहा था, हथियारों से लैस और तैयार होकर लौटा। वह अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने फायरिंग की और मशीन से लड़ने में मदद की। इससे पहले कि वे भाग पाते, एक और मशीन ने हमला किया और इस बार वह सीधे रिची पर आ गई। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन बचा नहीं। मरने से पहले उसने स्टीव को भागने के प्लान का आखिरी हिस्सा फुसफुसाकर बताया। अब सिर्फ स्टीव, नादिया और फोस्टर बचे थे, लेकिन जैसे ही वे सेफ्टी के लिए भागे, मलबे ने उनका रास्ता रोक दिया। फोस्टर फंस गया। बिना किसी हिचकिचाहट के नादिया ने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि फोस्टर बच सके। हिली हुई और टूटी हुई फोस्टर आखिरकार स्टीव को मिल गई, जो उसे मिसाइल रूम में ले गया। यहीं पर रिची ने अपनी आखिरी उम्मीद लगाई थी, एक काम चलाऊ एस्केप पॉड जिसमें एक रॉकेट लगा था और जो जहाज के एक्सप्लोसिव से जुड़ा था। उसमें सिर्फ एक ही आदमी बच सकता था। स्टीव ने फोस्टर पर जोर दिया कि वह पॉड ले ले। जैसे ही रॉकेट लॉन्च हुआ, उसे जुड़े तारों का एक सेट जहाज पर एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट कर देगा और जैसे ही फोस्टर अंदर चढ़ा और मशीनें आ गईं, उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन फोस्टर ने लॉन्च बटन दबा दिया और रॉकेट के उड़ते ही स्टीव को पकड़ लिया। कुछ सेकंड बाद फ्यूज चालू हो गए। सारे एक्सप्लोसिव एक साथ फट गए। एक बहुत बड़े आग जैसे धमाके में पूरा जहाज तबाह हो गया। समुद्र के नीचे पूरी तरह से खत्म हो गया। चमत्कार से पास के एक जहाज को उनका डिस्ट्रेस सिग्नल मिला और वह उन्हें बचाने आया। स्टीव और फोस्टर बच गए थे, लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि उन्होंने बाकी इंसानियत को बचा लिया था, क्योंकि अगर वह एलियन एनर्जी दुनिया में फैल जाती तो वह धरती को भी उसी बुरे सपने में बदल देती जैसा यह जहाज बन गया था। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।